अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। हिसार में रामपाल के बरवाला आश्रम के बाहर हिंसा फैल गई है। आश्रम से 1 किलोमीटर दूर गाड़ियों में आग लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि रामपाल के आश्रम से जो गाड़ियां जब्त की गई थी उन्हें अज्ञात लोगों ने आग लगा दी है। जो गाड़ियां फूकी गई हैं वो रामपाल के समर्थकों की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 बसों समेत 4 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियां जल रही हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि गाड़ियों में आग किसने लगाई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग किसने लगाई है ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन अभी अगर आपको बताते हैं तो आश्रम के आसपास काफी तनावपूर्ण स्थितियां हैं। समझा जा रहा था कि शाम तक सरेंडर कर देगा रामपाल, लेकिन फिलहाल कोई इस बारे में जानकारी नहीं हो रही है कि आज सरेंडर करेगा रामपाल या फिर नहीं। तो जब्त की गई गाड़ियों में ये आग लगाई गई, लेकिन किसने लगाई है ये नहीं पता लग पा रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है। बरवाला आश्रम के बाहर हिंसा फैली हुई है। हालांकि वहां पर जवान लगातार तैनात है। हरियाणा सरकार की तरफ से 5000 सीआरपीएफ कमांडो की मांग की गई गिरफ्तारी के लिए रामपाल की। तो हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये काम किसने किया है ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। तो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन वाकई हैरानी की बात है कि जब्त की गई गाड़ियों को किसने आग लगाई। तो कानून को सीधे सीधे चुनौती देकर अपना खुद का कानून चलाने वाली खापों के मनमाने फैसलों की फहरिस्त में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। इस बार सर्व खाप पंचायत हुई है पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में, जहां यूं तो सामाजिक कुरीतियों को लेकर बातचीत का एजेंडा रखा गया था, लेकिन जब पंचायत बैठी तो देश की सबसे बड़ी अदालत तक को निशाना बनाने से कोई नहीं चूका। सुप्रीम कोर्ट की देन है कानून को चुनौती। इस तरह का बिहार शादी उल्टे सुद्दे काम करेगी तो इसकी पहले ही ना इसे वो कत्ल कर दिया जा। व्यवस्था को चुनौती और उलझुल दलीलों के सहारे खुद की मान्यता साबित करने की कोशिश। लगन की भाई अपने लड़कियों को समझा लो, बेटे रहते हमने वहां शादी करते, अगर वह लड़की नहीं मानती तो उसे समझाने दिखाओ। जब उन्होंने इस तरह का शादी का रिश्ता कर दिया तो लड़की पैदा ही ना करना। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर में बैठी सर्व खाप पंचायत की है, जिसमें एक बार फिर दिखी है सालों साल से चले आ रहे मनमाने रवैये की झलक। वो रवैया जो खुद को कानून से ऊपर मानता है, वो रवैया जो अपने फैसलों को पत्थर की लकीर बताता है, वो रवैया जिसने बंदिशों की ऐसी दीवारें खड़ी कर दी हैं जिससे निकलने की कोशिश का मतलब होता है सीधे मौत, जिसके अनगिनत उदाहरण दुनिया के सामने हैं। नहीं, लड़की हो या लड़का हो, हम ये कह रहे कि 18 साल से बाद में उन्हें मोबाइल दिया जा, लेकिन उससे पहले तो बिना वजह को फेसबुक देख रहे, व्हाट्सएप देख रहे, गंदी गंदी पिक्चर देख रहे। क्या पहले का सूट सलवार जो हमारी माताएं बहनें जो पहना करते थे, क्या वे आज इस समाज में नहीं है? वे अच्छा समाज का हिस्सा बन रही है। और ये जीन्स जो पहन रही है एक माहौल खराब करने वाली बात है। दरअसल ये पंचायत बैठी थी समाज में फैली कुरीतियों पर चर्चा के लिए, लेकिन जब चर्चा छिड़ ही गई तो कई और मसले भी इसमें शामिल होते चले गए। सगोत्र विवाहों को लेकर सरकार और कोर्ट की ओर से हरी झंडी मिलने की संभावनाओं के बीच खापों में इस मसले को भी उठाया गया। प्रेमी युगलों को पागल कुत्ता करार दिया गया और परिवार की मर्जी के खिलाफ जाने वालों को गंगा में फेंक देने की धमकी दी गई। तो ये सब पागलों की श्रेणी में है। सब ये अगर गांव में गोद में शादी कर रहे हैं तो सब लोग पागलों की श्रेणी में है। और पागलों का इलाज है सबने बता दिया। क्या बताया किसने? भाई सुने, मान ले कोई गांव में बड़ा कुत्ता हो गया, क्या करोगे? वो मारना पड़ेगा ना। सिर पर थोथी इज्जत की पगड़ी बांधे खाप के प्रतिनिधियों ने एक एक कर कई मसलों पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। किसी को नहीं बख्शा। कानून, पुलिस, सरकार, कोर्ट सबको निशाने पर ले लिया। दरअसल इस तिलमिलाहट की वजह क्या है ये भी समझना जरूरी है। बीते दिनों केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा सौंपा है, जिसमें मंत्रालय ने बताया है कि देश के 18 राज्यों ने प्रोबेशन ऑफ इंटरफेरेंस विद द फ्रीडम ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेज बिल का समर्थन किया है।
इस बिल को साल 2012 में लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट किया था। इसके मुताबिक जाति आधारित पंचायतों की ओर से सगोत्र, अंतरजातीय या अंतरधर्मीय विवाह में दखल को गैर कानूनी बनाने का प्रावधान है। पैनल का प्रस्ताव है कि ऐसी पंचायत बैठाने पर 6 महीने से 1 साल तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही धमकी देने पर 1 से 7 साल तक की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बिल में ऐसे अपराधों को गैर जमानती बनाने और समझौते की गुंजाइश न रखने की सिफारिश की गई है। यानी साफ है, अगर ये बिल कानून बन गया तो खापों की खैर नहीं। और साथ ही न केवल उनकी गैर मुनासिब और गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल कसेगी, बल्कि ऐसा करने पर उन्हें सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। जाहिर है, ऐसे में बेचैनी स्वाभाविक है और मुजफ्फरनगर में हुई सर्वखाप पंचायत से निकली बातें इसी बेचैनी को साबित कर रही हैं। मुजफ्फरनगर से संजय गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। एटा में एसपी के पूर्व विधायक की मौत के मामले की जांच में अब फोरेंसिक टीम भी जुट गई है। लखनऊ से आई फोरेंसिक जांच टीम होटल के कमरे और होटल की बारीकी से जांच कर रही है। पूर्व विधायक अनार सिंह दिवाकर का 3 दिन पहले एटा के शिखर होटल से शव मिला था। एटा के जलेसर के पूर्व विधायक अनार सिंह दिवाकर की मौत का मामला अभी तक पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। पूर्व विधायक ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या हुई, ये सवाल अभी भी पुलिस के सामने ज्यों का त्यों खड़ा है। मामले को सुलझाने में जुटी पुलिस अब हर एंगल से केस की तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश के तार सबूतों से जोड़ने के लिए लखनऊ से आई फॉरेंसिक टीम ने होटल के उस कमरे का जायजा लिया जहां पूर्व विधायक का शव मिला था। फॉरेंसिक टीम पूरे होटल और कमरे की बारीकी से जांच कर रही है। लखनऊ से फॉरेंसिक टीम आई है जो मौके पर अपना काम कर रही है और चूंकि इनका रहने वाले तो कासगंज के हैं, लेकिन यहाँ आना जाना लगा है तो उनको यहाँ से एक गनर सुविधा उपलब्ध कराई गई है और कासगंज से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वहाँ से एक मिल जाए उनको। तो इसमें कुछ सुराग हाथ लगेंगे, इसमें प्रयास किया जा रहा है। एसपी के पूर्व विधायक अनार सिंह का शव एटा के शिखर होटल में मिला था। अनार सिंह के सिर में गोली लगी थी। शव के पास एक पत्र भी मिला था। खत में पूर्व विधायक ने 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। पुलिस का मानना है कि पूर्व विधायक ने 350 करोड़ की धोखाधड़ी के चलते खुदकुशी की है। हालांकि परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस हत्या का केस दर्ज कर जांच कर रही है। आपने गनर भी इशू कराए, कितने गनर मिले हैं? अभी फिलहाल तो हमें एक ही मिला है और एक की संभावना और है, अभी पता नहीं है कि। उधर पूर्व विधायक के शव के पास मिली चिट्ठी में जिन 5 लोगों के नाम हैं, उनमें से 2 लोगों के विदेश भागने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की सिफारिश की है। साथ ही पुलिस दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद लेने की भी तैयारी कर रही है। जहाँ तक घोटाले की बात है, सुसाइड नोट में 350 करोड़ रुपए की बात लिखी हुई है कि 350 करोड़ रुपए का इनके साथ धोखाधड़ी हुई। क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी प्रथम दृष्टया इसमें प्रमाणित है तो 420 और 306 का मामला तो बनता ही बनता है इनके विरुद्ध। तो हम इंटरपोल के जरिए उनको यहाँ पर उनको बुलाएंगे, उनकी इंडिया में जितनी भी संपत्ति है। बहरहाल पुलिस ने सावधानी बरतते हुए पूर्व विधायक के परिवार को सुरक्षा दे दी है। हालांकि पूर्व विधायक की मौत की मिस्ट्री अभी तक एक अनसुलझा सवाल बनी हुई है। मोहम्मद आरिफ, जी मीडिया, एटा। ग्रेटर नोएडा को मेट्रो रेल रूट से जोड़ने के लिए लखनऊ में एनएमआरसी यानी कि नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली बोर्ड मीटिंग हुई। ये बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई है। बोर्ड मीटिंग में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का आदेश मिलने के बाद कंपनी ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो को जोड़ने का काम शुरू कर देगी। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान ने सीतापुर के 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। नगर पालिका की ईओ कुलदीप श्रीवास्तव और अल्पसंख्यक अधिकारी मकरंद प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। आजम खान ने कुछ दिन पहले नगर पालिका दफ्तर का निरीक्षण किया था। वहां काफी गंदगी मिली, जिसके चलते कुलदीप श्रीवास्तव को सस्पेंड किया गया है। वहीं अल्पसंख्यक अधिकारी मकरंद प्रसाद को सीतापुर में ही कब्रिस्तान की जमीन की 4 दीवारी के काम में कमी मिलने के कारण सस्पेंड किया गया। सीतापुर में बैठक के दौरान भी आजम खान ने अल्पसंख्यक अधिकारी को फटकार लगाई थी। केंद्र सरकार ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि जामा मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इमाम बुखारी के अपने बेटे को नायब इमाम बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और केंद्र सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक स्मारक है। मस्जिद के उच्च पदस्थ व्यक्ति नए इमाम या मुख्य इमाम की नियुक्ति कर सकते हैं या नहीं, ये अभी तय नहीं है। एएसआई के वकील ने कोर्ट के सामने कहा है कि अप्रासंगिक है कि किसे आमंत्रित किया गया या किसे नहीं किया गया। ये तकलीफ देह है कि इतिहास के प्रति हमारा रवैया कैसा है।
ये मानी हुई बात है कि ये वक्फ की संपत्ति है। ये अभी तक तय किया जाना बाकी है कि नए इमाम की नियुक्ति मस्जिद के शीर्ष पदस्थ व्यक्ति कर सकते हैं या नहीं। हाईकोर्ट में दायर 3 जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि जामा मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और मौलाना सैयद अहमद बुखारी अपने बेटे को नायब इमाम नहीं नियुक्त कर सकते। इस मामले में हाईकोर्ट अब 20 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। इमाम बुखारी के बेटे का पद ग्रहण करने का कार्यक्रम 22 नवंबर को है। बागपत जनपद के बड़ौद कोतवाली में बस स्टैंड चौकी पर तैनात दरोगा पर गैंगरेप पीड़ित महिला के पति को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। दरोगा पीड़ित और उसके पति पर समझौते के लिए दबाव बना रहा था। पीड़ित का पति गंभीर हालत में मेरठ के लिए रेफर किया गया। आपको बता दें कि बीती रात बागपत के बड़ौद के बड़का रोड इलाके में पीड़ित महिला के साथ 4 लोगों ने हथियारों के बल पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित महिला जब पति के साथ शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची तो पुलिस ने बिना शिकायत दर्ज किए ही उन्हें भगा दिया था। मेरठ के पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के दफ्तर पर एक ठेकेदार की आत्मदाह करने की कोशिश का मामला सामने आया है। आंख से 40% तक झुलसे ठेकेदार विशाल शर्मा को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठेकेदार विशाल के साथियों के मुताबिक बिजली विभाग पर विशाल का करीब 2 लाख रुपए बकाया है और अपने पेमेंट को लेकर वो बिजली विभाग से गुहार लगा रहा था, लेकिन पेमेंट न मिलने पर विशाल ने विभाग के अधीक्षण अभियंता एसके चौधरी के दफ्तर पर आत्मदाह की कोशिश की। वहीं मामले में बिजली विभाग के अभियंता का कहना है ठेकेदार के बकाये की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और आत्मदाह की कोशिश करने वाले ठेकेदार से उन्हें दफ्तर का कोई विवाद नहीं है। ये ठेकेदारी करते हैं बिजली विभाग में, पर आए दिन जो है परेशानी होती है पेमेंट को लेके, बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं ठेकेदारों को लेके, लेकिन ये कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। जो हमारा बिजली विभाग है वो बिल्कुल किसी भी तरह से ठेकेदारों के जो है उनको बेनिफिट नहीं पहुंचाने के लिए तैयार है। आज ये लोग मिलने के लिए गए होंगे और नौबत एमडी साहब के यहाँ पे मिलने के लिए, और ऐसी चौधरी गए तो वहीं थे एमडी ऑफिस में, और नौबत ये आ गई कि उस आदमी को अपने जो है ये स्टेप उठाना पड़ गया। बरेली के सुभाष नगर में एक महिला ने कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को बचा लिया। महिला ने अपने ही पड़ोसी पर उसे बदनाम करने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि पड़ोसी ने उसके अश्लील पोस्टर मोहल्ले में चस्पा कर दिए। महिला के मुताबिक पड़ोसी युवक उसे फोन पर लगातार ब्लैकमेलिंग की धमकी दे रहा है, जिससे तंग आकर उसने कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो पहले इन्होंने एक आरोप लगाया कि एक मोहल्ले का एक बच्चा है वो इनके खिलाफ कुछ अश्लील शब्द पोस्टर पर लिखकर इनके घर के आसपास छिपाया है, जिसमें जांच में पाया गया कि इसमें कुछ लोगों ने किया है। तो इन्होंने एक आदमी नेम्ड और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जिसका एफआईआर हमारे लिखी है, जिसकी विवेचना दरोगा जी कर रहे हैं। हालांकि लड़का जिस दिन पता चला मुकदमा लिख गया उसी दिन से वो फरार हो गया। उसका लोकेशन दिल्ली के पता चला है, टीम हमने भेजी हुई है, मिला नहीं है लड़का भी। गंदी गंदी बातें सब छापा गया है और फोनों पे धमकी दी जाती है कि तेरे भाई को मार देंगे और ऐसा वैसा सब। नोएडा प्राधिकरण के प्रोजेक्ट इंजीनियर पर अपने ही घर पर निजी बिल्डर के साथ मिलकर दफ्तर चलाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 120 में प्रोजेक्ट इंजीनियर एसी अरोड़ा का घर है, जिसमें मगध एन्क्लेव के बिल्डर का दफ्तर चल रहा है। बिल्डर के खिलाफ पहले ही प्राधिकरण सरकारी संपत्तियों को कब्जाने का मुकदमा दर्ज करा चुका है। अधिकारी और बिल्डर के बीच साठगांठ की आशंका है। आपको बता दें कि मगध एन्क्लेव नाम की इस बिल्डिंग कंपनी का सेक्टर 144 में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसे नोएडा प्राधिकरण ने अवैध बताकर न सिर्फ प्रोजेक्ट पर कब्जा किया था, बल्कि 2 महीने पहले बिल्डर पर केस भी दर्ज किया गया था। अब ऐसे में बिल्डर का कारोबार अपने घर से चलाने के पीछे प्रोजेक्ट इंजीनियर एसपी अरोड़ा का क्या मकसद है, इस पर अधिकारियों ने भी चुप्पी साध ली है। एक तरफ तो नोएडा या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मुहिम चलाने की बात करती है, दूसरी तरफ नोएडा प्राधिकरण में तैनात प्रोजेक्ट इंजीनियर एससी अरोड़ा का मकान हम आपको दिखाएंगे। ये मकान एससी अरोड़ा का है, नोएडा प्राधिकरण में काम करते हैं और इनके इस मकान में अवध इनक्लेव नाम से एक अवैध कॉलोनी काटने वाले को इन्होंने ऑफिस किराए पे दिया हुआ है और इस किराए पे दिए गए ऑफिस में पूरी तरीके से जो अवैध कॉलोनी है उसको काटने का कारोबार यहाँ चल रहा था। जिस बिल्डर को अवैध कॉलोनी काटने के लिए इन्होंने मकान अपना किराए पे दिया हुआ था, उसके खिलाफ नोएडा प्राधिकरण आज से पहले मुकदमा दर्ज करा चुका है। उसकी जो बिल्डिंग थी वो भी ध्वस्त की जा चुकी है, उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और एक तरफ नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी अपने ही मकान में उनको पनाह दिए हुए हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से नोएडा प्राधिकरण के बड़े अधिकारी इन प्रोजेक्ट इंजीनियर पर कार्रवाई करते हैं। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा।
इस बुलेटिन में इतना ही।